ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है अभ्यास श्रृंखला की 30वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय है हिंदी। इसमें भाग ले रहे हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरिंदर कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। नमस्कार। अभ्यास की आज की कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे दोस्तों की सहायता करते हैं। सारे सवाल उन्हीं के भेजे होते हैं और ये सवाल हम अपने एक्सपर्ट तक पहुंचाते हैं जो शनिवार रात 9:30 बजे आपके सवालों के जवाब देते हैं। इस बार का विषय है हिंदी। ये हमारी मातृभाषा अवश्य है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी पॉपुलर है, काफी लोग इसे लेते हैं और यही कारण है कि हमने आज इस विषय को लिया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि प्रेस्टिजियस संस्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हरिंद्र कुमार आए हैं। उनका हम स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हमारे जो लिसनर्स हैं अभ्यास के, उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि आज ये हमने विषय लिया है। हमारा जो कार्यक्रम आमतौर पर स्टार्ट होता है, सवालों का सिलसिला शुरू तब होगा जब हम अपना एक्सप्लेनर सेगमेंट सुनेंगे। एक्सप्लेनर सेगमेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग छात्रों के लिए हिंदी में पाठ्य पुस्तकें एक पहले कदम के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में 3 विषयों जैव रसायन, शरीर रचना विज्ञान और चिकित्सा शरीर विज्ञान की हिंदी में पाठ्य पुस्तकें 16 अक्टूबर 2021 को शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण और पुनर्जागरण के दिन जारी किया गया। प्राथमिक, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा में छात्रों की मातृभाषा को महत्व देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति में एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती और बंगाली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया है और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले प्रधानमंत्री की इस इच्छा को पूरा किया। 10 राज्यों ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की पुस्तकों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करना शुरू कर दिया है। इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और कानून की शिक्षा भी जल्द ही हिंदी में दी जाएगी। देश भर के छात्र अपनी मातृभाषा में तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने में अब सक्षम होंगे। इससे युवाओं, खासकर हिंदी पृष्ठभूमि के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि ये दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि छात्र न केवल अपनी मातृभाषा में तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा में निर्देश प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि अपनी भाषा में शोध करने में भी सक्षम होंगे। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में पिछले 232 दिनों से 97 विशेषज्ञों की टीम ने किताबें तैयार करने का काम किया है। उन्होंने पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। एक्सप्लेनर सेगमेंट में आज का विषय था हिंदी में पाठ्य पुस्तकें मेडिकल और इंजीनियरिंग विद्यार्थी के लिए। कुछ इसी से मिलता जुलता एक सवाल आया है। ये सवाल है प्रेरणा शिंदे का और वो बोलती है, गुड इवनिंग, मेरा नाम प्रेरणा शिंदे है। मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ और मैं एक श्रीमद दृष्टिबाधित विद्यार्थी हूँ। मैं संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में लेना चाहती हूँ तथा इस संबंध में मुझे मार्गदर्शन करे और मुझे बताए कि क्या यह मेरे लिए उचित होगा। आजकल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए जो सामग्री है वह अनेक पुस्तकालयों में उपलब्ध है। बहुत सारे विद्यार्थी इस समय यूपीएससी की परीक्षाओं में हिंदी विषय का चयन करते हैं, उसको विकल्प के रूप में चुनते हैं और उसके पश्चात सिलेक्शन भी होता है, चयन भी होता है। जी। देश के अनेक पुस्तकालय, जहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय की बात मैं करूँ तो केंद्रीय पुस्तकालय में बहुत सारी एक रिकॉर्डिंग है और उन रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम विद्यार्थियों तक उनकी जो सामग्री है वो पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ जो ऑडियो वीडियो है, आजकल साहित्य अकादमी के द्वारा भी इस प्रकार की सामग्री वह उपलब्ध। तो ये हुआ उनके जो सवाल है उसका एक संक्षिप्त सा जवाब। लेकिन अब हमारा जो अगला सवाल है वो रोहित कुमार का बुलंदशहर से है और वो पूछते हैं, नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार है। मेरा सवाल है, साहित्य का इतिहास से क्या तात्पर्य है?
साहित्य के इतिहास से तात्पर्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में विषय प्रवेश के साथ ही इसका जिक्र किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी साहित्य के इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से जाना जाता है, शुक्ल जी ने इसको हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, जो बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में जाना जाता। शुक्ल जी ने लिखा कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब हो, और तब यह निश्चित है कि जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होगा वैसे वैसे साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए हिंदी साहित्य के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इस बात को बड़े अच्छे तरह से स्पष्ट किया है साहित्य जनसमूह का हृदय का विकास है। ये एक निबंध है बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी ने अपने निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा साहित्य के इतिहास की इस परिभाषा को पूर्णतः स्पष्ट ही नहीं किया, बल्कि इस निबंध के माध्यम से उसका पूर्ण विवेचन और विश्लेषण किया है। हमारे विद्यार्थियों को इस निबंध को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, इससे उनकी इतिहास दृष्टि और अधिक स्पष्ट हो। जी, अगला सवाल। आई एम अनुपूर्ति श्रीवास्तव फ्रॉम कानपुर। हिंदी साहित्य की काल विभाजन और नामकरण पर प्रमुख विचार क्या है आपके? प्रश्न जो है बड़ा विवादास्पद प्रश्न भी रहा है। एक समय में इस पर बहुत सारे संवाद, वाद विवाद, चर्चाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यदि हम हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो एक तरह से ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। उसमें उन्होंने इसकी चर्चा की और इसकी चर्चा करते हुए शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी। और वीर गाथा काल की संज्ञा देने से तात्पर्य उनका था क्योंकि उन्होंने रासो ग्रंथ को आधार माना। रासो ग्रंथ को आधार बनाकर उन्होंने इस काल का नाम वीर गाथा काल नाम रखा और संवत 1050 से 1375 अर्थात यदि सन के बारे में हम कहें तो 943 से लेकर 1318 ईस्वी तक के इस समय को हम वीर गाथा काल की संज्ञा से अभिहित करते हैं। बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल के नामकरण को आदिकाल के नाम से अभिहित किया और आदिकाल के रूप में ये नाम लगभग आज हिंदी साहित्य के इतिहास के सब इतिहासों में मान्य है। काल विभाजन की दृष्टि से हम देखें तो जो दूसरा युग है जिसको हम कहते हैं 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल की संज्ञा से हम अभिहित करते हैं, और ये समय हिंदी साहित्य में भक्ति युग के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा महत्वपूर्ण काल विभाजन हम करते हैं वह है उत्तर मध्यकाल, और शुक्ल जी ने उसको 1700 संवत से 1900, जिसको हम कहें कि 1318 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का समय उन्होंने माना है और इसको रीतिकाल की संज्ञा से अभिहित किया है। उसके पश्चात 1843 के बाद के समय को आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्य काल की संज्ञा देते हैं और बाद के हिंदी साहित्य के इतिहासों में सभी इतिहासकारों ने इस काल को किसी न किसी रूप में आधुनिक काल की संज्ञा से अभिहित किया है, आधुनिक काल की संज्ञा दी है। अब एक छोटी सी बात इसमें मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके प्रारंभिक काल का जो काल विभाजन किया, जिसको वीर गाथा काल कहते हैं, तो वीर गाथा काल को कहने के पीछे जो उन्होंने इसको 3 भागों में बांट दिया, क्योंकि सवाल उठा कि यदि केवल रासो साहित्य के आधार पर ही हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को हम वीर गाथा काल कहें तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और ये जो अपभ्रंश का जो साहित्य कहाँ स्थान लेगा। तो इसके विषय में जब बात आई तो आचार्य हजारी प्रसाद जी ने, क्योंकि इस काल को आदिकाल कहने के पीछे उनका तात्पर्य यही था कि उन्होंने 600 के आसपास तक 643 से इसका प्रारंभ किया, और जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फुटकल रचनाओं में स्थान दिया था,
जैसे अमीर खुसरो और विद्यापति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है फुटकल रचनाओं में स्थान दिया, और ये बात बिल्कुल सामने आई कि क्या विद्यापति, एक सवाल उठा, विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारिक कवि हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, क्योंकि भक्ति, श्रृंगार और साथ साथ जो इसकी परंपरा, जिसको हम कहें कि रासो परंपरा, इन तीनों को समाहित कर इस काल का नाम आदि काल रखा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल नाम की संज्ञा से अभिहित किया। सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रारंभिक काल पर विचार किया जाता है जी। और हम अपने श्रोताओं को ये बता दें, आगे सवाल हमारे पास बहुत है, लेकिन हम उनको ये जानकारी दे दें कि अगर वो भी अपने सवाल हमसे साझा करना चाहते हैं, हमसे यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044, या फिर वो हमें अभ्यास abhyas.airnews@gmail.com पर वो हमें मेल करें और हम उनके सवालों को अपने एक्सपर्ट तक पहुंचाएंगे। अगला सवाल अगले श्रोता का लेते हैं। नाम मृणालिनी है और मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा आज का सवाल ये है कि भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में प्रमुख मान्यताएं क्या हैं? भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में दो महत्वपूर्ण विचार हैं, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक में इस प्रश्न पर गहन विचार विमर्श हुआ है, और विचार विमर्श ही नहीं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने तटस्थ भाव से साहित्य के इतिहास का अवलोकन करते हुए अपने मत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाह रहे हैं, हिंदी विषय ले रहे हैं, उनके लिए यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है कि वह इसका अध्ययन निश्चित रूप से करें। और इसमें सबसे पहले ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के मध्यकाल या भक्ति काल पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे, और अपने विचार प्रस्तुत करते हुए उन्होंने इस भक्ति के उदय की व्याख्या की, वह एक बाह्य प्रभाव की चर्चा की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाहरी आक्रमण की चर्चा की और भक्ति युग को प्रतिक्रिया का युग माना कि यह एक तरह से प्रतिक्रिया के कारण इसका उदय हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। तो इस प्रकार से क्रमशः ये तीन इसकी उत्पत्ति के उदय के कारण, एक कारण वह विदेशी, दूसरा देशी, तीसरा लोक पक्ष, अलग अलग इनका महत्व समझा जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसकी चर्चा की और कहा कि हिंदू के स्वातंत्र्य के साथ ही साथ वीर गाथाओं की परंपरा भी काल के अंधेरे में जा छिपी। इस हीन दशा के बीच वे अपने पराक्रम के गीत किस मुंह से गाते और किन कानों से सुनते। जनता पर गहरी उदासी छा गई। आगे वो लिखते हैं कि हृदय की अन्य वृत्तियों, उत्साह आदि के रंजनकारी रूप भी यदि वे चाहते तो कृष्ण में ही मिल पाते, पर उनकी ओर वे न बढ़े। भगवान का यह व्यक्त स्वरूप यद्यपि एक देशीय था, केवल प्रेम था, पर उस समय निराशा के कारण या नैराश्य के कारण जनता के हृदय में जीवन की ओर से एक प्रकार की जो अरुचि सी उत्पन्न हो रही थी, उसे हटाने में उपयोगी सिद्ध हुआ। मनुष्यता के सौंदर्यपूर्ण और माधुर्यपूर्ण पक्ष को दिखाकर इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया, या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। सूरदास पर अपने विचार व्यक्त करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये महत्वपूर्ण टिप्पणी दी। तो एक कारण जो है वह प्रतिक्रिया का था कि भक्ति का उदय प्रतिक्रिया के कारण हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण मत है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से उनकी पुस्तक है, हम विद्यार्थियों को निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि बौद्ध तत्ववाद जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन था, मध्य युग के हिंदी साहित्य के अंग पर अपना निश्चित पदचिन्ह छोड़ गया है, जिसे संत साहित्य का नाम दिया गया। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं और कहते हैं कि मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में
पाते हैं। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि भक्ति युग इस्लाम के विशिष्ट प्रभाव के कारण नहीं आया। अच्छा। तो दो व्याख्या हो गई। पहली व्याख्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस्लाम के प्रभाव के कारण, उसकी प्रतिक्रिया के कारण यह भक्ति युग आया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके साथ बौद्ध मत को जोड़ते हैं और बौद्ध मत को जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि ये इस्लाम के प्रभाव के कारण नहीं आया, प्रतिक्रिया वाली बात नहीं है। अन्य पुस्तक का मैं जिक्र करना चाहूंगा। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह जी की पुस्तक है। और नामवर सिंह जी की पुस्तक में उन्होंने इसका एक कारण जो बताया, वो कारण बताया कि ये जो हताशा थी, निराशा थी, उसको प्रतिक्रिया नहीं मानते। वो कहते हैं कि शायद सरकारी नौकरियों में या वह एक प्रकार से लोगों के नौकरियों का हनन हुआ, तो उसके कारण जो है ये भक्ति युग उत्पत्ति हुई या उदय हुआ। उनका एक कहना इस बारे में एक तीसरा ये मत है, जबकि किसी न किसी रूप में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि ये किसी न किसी रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत को ही समर्थित करने के लिए, उस मत का समर्थन करने के लिए ही उन्होंने इस प्रकार का विचार रख। चलिए एक सवाल और लेंगे, उसके बाद हम मच अवेटेड एक सेगमेंट है हमारा, एक म्यूजिकल ब्रेक का, वो हम जरूर लेंगे, लेकिन ये सवाल लेते। हेलो मैम, मेरा नाम शुभांगी है। भक्तिकालीन कवियों के काव्य में प्रगतिशील चेतना पर कुछ विचार हैं, उनके बारे में बताइए। अच्छा प्रश्न आपने किया है और अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है। कबीर का नाम हम जानते हैं, कागज मसी छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कबीर एक ऐसे रचनाकार हैं जो साक्षर नहीं थे लेकिन शिक्षित थे। बिल्कुल। इसलिए उनके साहित्य में, उनकी वाणी में जिस प्रकार से उन्होंने जिस प्रगतिशील तत्व को समक्ष रखा है, क्योंकि प्रगतिशीलता का अर्थ केवल खंडन नहीं है या केवल विरोध करना नहीं है, बल्कि सबसे पहले जो है उन्होंने प्रेम की बात की। और कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। इसके साथ साथ जो प्रगतिशीलता है भक्ति काल की, वह प्रगतिशीलता इस रूप में, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। ये जो जातिवाद का खंडन, जिस जातिवाद के खंडन के लिए वर्तमान में भी हम अनेक प्रकार के कार्यक्रम करने का और अनेक प्रकार के बौद्धिक जो जागरूकता उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तो इस दृष्टि से हम देखें तो कबीर इत्यादि संत कवि, चाहे कबीर है, रैदास है, दादू है, पलटू हैं, ये जितने संत कवि थे, वह संत कवि एक तरह से जाति पाति का विरोध करते हैं। एक और प्रसंग में इसके साथ बड़ा रोचक प्रसंग मैं आपको बताऊं। कृष्ण भक्ति काव्य में अष्टछाप के 8 कवि हुए हैं और उनमें एक कवि हैं जिनका नाम, कीर्तनकार हैं जिनका नाम कृष्णदास अधिकारी जी। जो तथ्य हैं उनके आधार पर कहा जाता है कि कृष्णदास अधिकारी वह अस्पृश्य समाज से थे, लेकिन मंदिर के अधिकारी थे। और यहाँ तक कि उन्होंने एक बार जब उनके प्रबंधन के या उनके अनुशासन के अनुरूप आचार्य विट्ठलनाथ ने अनुकूल कार्य नहीं किया, तो उन्होंने उनका मंदिर में पूजा करने पर भी रोक लगा दी। भक्तिकाल एक तरह का प्रगतिशीलता का काल है। भक्तिकाल सामाजिक समरसता का काल है। इसलिए भक्तिकाल में जो सामाजिक समरसता थी, पंथ निरपेक्षता थी। भक्तिकाल पंथ निरपेक्षता की तरफ, चाहे तुलसी है, तुलसी कहते हैं निर्गुण सगुण नहीं कछु भेदा। निर्गुण और सगुण में चारों तरफ लड़ाई हो रही, लेकिन उसके बावजूद जो तुलसी जब कहते हैं और कबीर जब कहते हैं कि दशरथ लोक बखाना राम नाम का मरम में आना, या वो कहते हैं कबीर कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाम, या इसके साथ साथ सूफी प्रेम भक्ति जो प्रेम तत्व की प्रधानता की बात करते हैं, साथ साथ कबीर के यहाँ जो नैतिक आदर्श हैं, उन आदर्शों की प्राप्ति, चाहे वो दया है, धैर्य है, परोपकार है, अहिंसा है, शील है, इसकी प्रशंसा वह अपने साहित्य में निरंतर करते हैं। इसलिए वो कहते हैं, हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमान, और आपस में दो लड़ मुए मरम न काहू जाना। उन्होंने जो ये संदर्भ कहा कि एक दूसरे के पंथ को समझना चाहिए, और साथ साथ वह जो बात कहते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध कबीर के दोहे हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, या इसके साथ साथ जो है पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये बड़े लोकप्रिय और बड़े जनप्रिय और सबकी वाणी पर जो चढ़े हुए हैं, ये दोहे जो है वह
निश्चित रूप से भक्ति काल की प्रगतिशीलता को द्योतित करते हैं। हम आज हिंदी विषय पे बातें कर रहे हैं। हिंदी फिल्मी गीतों का भी बहुत बड़ा योगदान है हिंदी क्षेत्र में। आपको क्या लगता है, हिंदी गीत सुनते हैं तो कौन सा गीत आपकी पसंद का हम अपने दोस्तों को सुनाएं? जी, आप किशोर कुमार का कोई गीत सुनवा सकते हैं। ठीक है, तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार का एक बहुत ही मेलोडियस गाना है, गीत के बोल हैं, ये वही गीत है। हम फिर हाजिर हैं और कार्यक्रम है अभ्यास, और कार्यक्रम अभ्यास में आज का विषय हिंदी, और हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट प्रोफेसर हरेंद्र कुमार। सवालों का सिलसिला हम फिर शुरू करेंगे। आप इंतजार कर रहे हैं कि आपके सवालों को हम लें। तो ये अगला सवाल है। मेरा नाम योजना मिश्रा है, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं एक्सपर्ट से जानना चाहती हूँ, वर्तमान में हिंदी अध्ययन रोजगार के नए अवसर किन क्षेत्रों में अधिक हैं? वर्तमान में हिंदी भाषा और साहित्य को पढ़ने के साथ साथ और पढ़ने के बाद रोजगार के अनेक अवसर हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहली बात है कि अध्यापन से लेकर पत्रकारिता और इसके साथ ही साथ अनुवाद के क्षेत्र में भी हिंदी भाषा और साहित्य को पढ़ने वाले विद्यार्थी जा सकते, क्योंकि बहुत कम विद्यार्थी कई बार इस बात को जानते कि हिंदी साहित्य का विद्यार्थी यदि 200 या 100 अंक का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र भी पढ़ता है तो उसके लिए अनुवादक की जो सबसे बेहतर स्थिति होती है कि जहां वह साहित्य का अनुवाद भी और उसके अलावा कार्यालयीय अनुवाद भी, तो अनुवादक का एक क्षेत्र है। और इसके साथ सिनेमा में भी आजकल विद्यार्थी, चाहे वह फिल्म समीक्षा हो, चाहे छोटे पर्दे का लेखन हो, उस पर भी हिंदी के अध्ययन के पश्चात रोजगार के अनेक अवसर हमारे पास उपलब्ध होते हैं। आइए हम अगला सवाल लेते हैं। मेरा नाम राध्या भारद्वाज है, मैं सागर के मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ और एक्सपर्ट से मैं जानना चाहती हूँ, वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। हिंदी भाषा रोजगार की भाषा के साथ साथ व्यापार की भाषा भी बनती जा रही है। जब जब कोई भाषा व्यापार की भाषा या बाजार की भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है तो उसकी गति, उसका विकास निरंतर बढ़ता चला जाता है। आज हम विश्व में देखते हैं कि शायद ही कोई ऐसा देश है जहां हिंदी के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था नहीं है। मॉरिशस जैसे जो लघु भारत के नाम से जाना जाता है, उस देश में पीएचडी तक हिंदी की पढ़ाई करवाई जाती है। पर्यटन के नए क्षेत्र में जो द्वार खुल रहे हैं, उस दृष्टि से यदि हम देखें तो वैश्विक स्तर पर हिंदी का भविष्य उज्जवल है और अनेक देश अपने यहाँ से हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन अध्यापन के लिए विद्यार्थियों को भारत भेजते हैं। भारत से कुछ विद्यार्थी वह अपनी संस्कृति का, अपनी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए दूसरे देश जाते हैं। यहाँ तक कि आईसीसीआर हर साल लगभग 30 से 35 प्राध्यापकों को वह अनेक देशों में हिंदी के अध्ययन अध्यापन के लिए भेजता है। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो वैश्विक दृष्टि से आज हिंदी का प्रचार प्रसार भी वह पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ा भी है और अनेक अवसर हिंदी के विद्यार्थी के लिए विश्व में
खुले हैं। और हमें विश्वास है कि जो विद्यार्थी हिंदी को अपना मुख्य विषय बनाकर आगे के परीक्षाओं में अपीयर करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलेगी। अब वक्त आता है फैक्ट फाइल का, तो आइए सुनते हैं फैक्ट फाइल। फैक्ट फाइल, सौर ऊर्जा और इसकी क्षमता। भारत में सौर ऊर्जा एक तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है। 31 अगस्त 2022 तक देश की सौर स्थापित क्षमता 59.302 GWAC थी। भारत सौर ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन के लिए एक व्यवहार्य और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के लाभों का उपयोग करने वाले अग्रणी देशों में से एक के रूप में उभरा है। सौर ऊर्जा में औद्योगिक, वाणिज्यिक और घरेलू क्षेत्रों की बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। वर्तमान में भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापित क्षमता लगभग 4.22 GW है। भारत 2022 तक 100 GW सौर ऊर्जा का उत्पादन करने की योजना बना रहा है। रूफटॉप सोलर में निवेश सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक है, क्योंकि ये 5 साल की पेबैक अवधि के साथ आकर्षक भुगतान का वादा करता है। सभी लाभों के अलावा सरकार घर के मालिकों को ऑन ग्रिड सौर प्रणाली स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। एक व्यक्तिगत छत के लिए सौर छत क्षमता सौर की वह मात्रा है जो उस छत पर उसके आकार, छायांकन, झुकाव, स्थान और निर्माण के आधार पर स्थापित की जा सकती है। आज की दुनिया में भारत में सौर व्यवसाय सबसे अधिक लाभदायक है। सौर ऊर्जा उद्योग का लाभ वर्तमान में सर्वकालिक उच्च स्तर पर है और भविष्य में भी ऐसे ही रहेगा। सूर्य पूरी दुनिया की ऊर्जा और जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। जीवाश्म ईंधन के विपरीत ये जल्द ही समाप्त नहीं होगा। अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा की एकमात्र सीमा इसे एक कुशल और लागत प्रभावी तरीके से बिजली में बदलने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है। धन्यवाद दीपमाला। और सर, ये कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है जहां पर हम चाहते हैं कि आपने इतनी सारी जानकारियां दी, हमारे तमाम श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए, लेकिन अब मुझे आपसे ये अनुरोध करना है कि आप भी हमारे श्रोताओं से एक सवाल पूछें। एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा पर कौन सी भाषा की रामायण का प्रभाव है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल का जवाब वो हमें जल्द से जल्द भेजें। बुधवार तक हम उम्मीद करेंगे कि उनके सवालों के जवाब आ जाए। और सर, जिनके जवाब सही होंगे उन्हें मिलेगा एक ई-सर्टिफिकेट। तो पिछले बार के सवाल का जवाब जिन्होंने दिया उनका नाम है साहिल कौशिक। तो दोस्तों, अब हम आपको अगले अंक का विषय बता दें। हमारा अगला अंक होगा इंडियन पॉलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स पर, और आपके सवाल हमें 26 अक्टूबर तक मिल जाने चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और इसके लिए आप हमें फीडबैक दें। आप हमारे YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को बार बार सुन सकते हैं। इसके साथ मुझे और हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट हरेंद्र कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभ्यास श्रृंखला की 30वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय था हिंदी। इसमें भाग ले रहे थे हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरेंद्र कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।